आपने 2010 में अपने हस्बैंड को खोया, हिम्मत टूटती थी, अपने लिए नहीं तो इन बच्चों के लिए कुछ करना है। बस लव मैरिज और 4 साल की मैरिज के बाद आई लॉस्ट हिम, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे थे। काम है तो बच्चे इग्नोरेंस है। फ्रेंडली मदर एज वेल एज फादर, आई वेंट फॉर लोन एंड एवरीथिंग। मैंने फाइनेंशियल्स अपने वो करे। मैं रो नहीं सकती थी, क्योंकि मैं रोती तो वो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों के सामने, उनके पेरेंट्स के सामने, जो दादी दादा थे उनके सामने कहीं ना कहीं वो इमोशनली वीक होते। एक पत्नी थी, उसके साथ साथ एक माँ थी। अकेले बैठ के रोने का तो मन किया, लेकिन बच्चों का चेहरा देख के या उनको सामने देख के वो अपने आप को रोकना पड़ा हो। बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, वीकनेसेस तो हर इंसान में है, बट ये है कि धीरे धीरे उनको कवर किया। कोर मेंबर ऑफ फैमिली लॉस किया है, वहाँ पे समाज उसको एक दूसरे तरीके से देखने लगता है, जबरदस्ती कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अपरेंटली लगता है सबको कि शी इज अवेलेबल। मुझे भी ऐसी बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा। मैंने उन लोगों को बदलते देखा जो इतनी रिस्पेक्ट करते थे एंड जिनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो मेरे से डायरेक्टली बात करें। मेल मेंबर, हम कह तो देते हैं कि मेल मेंबर्स नहीं चाहिए, बट जिंदगी में कहीं ना कहीं जो ये पटरी चलती है ना, इसमें एज एन इंडिपेंडेंट वुमेन वी कैन वर्क ऑन, लेकिन ये जरूरी है एक बैलेंस होना। मेरा वो ट्रस्ट लेवल खत्म हो गया कि यार एज ए मॉम मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही। आप ही सब कुछ थी, आप ही फादर का रोल प्ले कर रही थी, मदर का रोल प्ले कर रही थी। इमोशनली भी उनको सिक्योर करना था, उनके साथ एज एन फ्रेंडली टाइम भी बिताना था। उसके बाद भी मुझे कभी जाना पड़ता था, दे यूज्ड टू कम एट माय प्लेस और उन्होंने उनका ध्यान रखा। आज की स्टोरी बहुत इमोशनल है और उसके साथ साथ इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल भी है, क्योंकि आज जिस व्यक्ति का हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, उन लेडी ने 2010 में अपने हस्बैंड को खो दिया और उस टाइम उनके बच्चों की उम्र सिर्फ 3.5 साल और 1.5 साल थी। सब कुछ अकेला था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन हिम्मत थी कुछ करने की। आज वही लेडी एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल रन कर रही हैं। उनका परिवार एक अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा है। वही छोटे बच्चे आज एक टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई कर रहे हैं। एक सेल्फ मेड वुमेन जिन्होंने हार नहीं मानी और हर कदम आगे बढ़ा और ज़िंदगी में सफलता प्राप्त की। वेलकम डॉक्टर मुक्ता इन अवर शो टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच गिरीश जी। डॉक्टर मुक्ता जी, आज का क्वेश्चन मेरा बहुत इमोशनल है। मैं पूछना तो नहीं चाहता हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जर्नी काफ़ी लोगों को इंस्पायर करेगी। आपने 2010 में अपने हस्बैंड को खोया। उस टाइम पे आपकी बेटी की उम्र सिर्फ 3.5 साल थी, बेटा आपका 1.5 साल का था। आप अकेली थी, आपके साथ काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज थे। राइट। क्या होता था जब रात को आप अपने बच्चों के चेहरे देखते थे? क्या आपको लगता था? डर था अंदर से, घबराहट होती थी, हिम्मत टूटती थी, या फिर आपको लगता था कि नहीं, कुछ करना है, लड़ना है, अपने लिए नहीं तो इन बच्चों के लिए कुछ करना है? कैसा था वो मोमेंट? देखो, शुरू में तो गिरीश जी, जब आई लॉस्ट माई हस्बैंड, दो इट वाज अ लव मैरिज और 4 साल की मैरिज के बाद आई लॉस्ट हिम, ठीक है। और ये बहुत बड़ा शॉकिंग टाइम था मेरे लिए, इनकॉन्सेलेबल था। कोई भी इसकी भरपाई नहीं थी कहीं से भी। इमोशनली आई वाज लॉस्ट। फाइनेंस को तो मैं खैर अपनी दुनिया में मानती नहीं। मैं मानती हूँ कि अगर मेहनत है तो सब कुछ है। तो और एक मेरे सामने सबसे बड़ा जो क्रूशियल इशू था वो थे मेरे बच्चे, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे थे। और काम है तो बच्चे इग्नोरेंस है। और सबसे बड़ी बात थी कि बच्चों को उस टाइम पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, इमोशनल सिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं खुद कहीं ना कहीं लॉस थी, तो मुझे लग रहा था कि मैंने इनको सिक्योर करना है, इनको कहीं ना कहीं इमोशनल बाइंडिंग्स जो इनकी लॉस्ट हो गई हैं वो इनको देनी है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे थे। तो सबसे पहला स्टेप तो मैंने उनको इमोशनली बैलेंस करने के लिए, सबसे पहले, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी अब दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बंट गई थी। वन वाज एज एन मदर, जिसका एस्पेक्ट था कि एक इमोशनल एंड अफेक्शनेट मदर, फ्रेंडली मदर, एज वेल एज फादर जो कि स्ट्रिक्ट भी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेता है। बिल्कुल सही। तो दोनों तरीकों से मुझे दोनों रोल्स को सक्सेसफुली करना था, परफॉर्म करना था। और सबसे पहले मैंने बच्चों को उस एटमॉस्फेयर से निकालने की कोशिश की
की। मैंने इन लॉज के घर से अलग होकर मैंने अपना इंडिपेंडेंट हाउस लिया। ठीक है, आई वेंट फॉर लोन एंड एवरीथिंग। मैंने फाइनेंशियल्स अपने वो करे ताकि मेरे बच्चों को, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन्होंने अपना बच्चा खोया था उनके लिए भी माहौल को इजी करना मतलब इतना इजी नहीं था। मैं समझती थी इस चीज़ को, लेकिन उस चीज़ में कहीं ना कहीं मेरे बच्चे सफ़र हो रहे थे, क्योंकि उनके लिए घर के अंदर कहीं पे भी खुशी का माहौल कहीं पे भी नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं रो नहीं सकती थी, क्योंकि मैं रोती तो वो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों के सामने, उनके पेरेंट्स के सामने, जो दादी दादा थे उनके सामने कहीं ना कहीं वो इमोशनली वीक होते मेरा भी रोना सुन के। सो आई हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग मेंबर एट दैट टाइम। मैं कहीं रो नहीं सकती थी, मैं सिर्फ अपना दुख अंदर रख के अपने बच्चों को कंसोल कर सकती थी। मेरे बच्चों को तो शायद फादर डॉटर वाज 3.5, तो उसको कहीं ना कहीं यादें हैं, मेमोरीज हैं थोड़ी बहुत। बेटे को तो कुछ भी नहीं पता था, उसके लिए तो फादर फिगर इज नथिंग। तो बेटा तो एडजस्ट हुआ, लेकिन डॉटर को एडजस्ट होते बहुत टाइम लगा। दो शी स्टॉप स्पीकिंग, शी वाज 1। हाँ, तो उसके लिए बहुत मुझे टाइम लगा उसको वापस नॉर्मल उसमें लाने में, नॉर्मल पाइपलाइन में लेके आने में। डॉक्टर मुक्ता, जब आपने अपने हस्बैंड को खोया उस टाइम पे आप एक पत्नी थी, उसके साथ साथ एक माँ थी, जैसे आपने अभी बताया कि आपने दो रोल प्ले किए। कभी ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे अकेले बैठ के रोने का तो मन किया, लेकिन बच्चों का चेहरा देख के या उनको सामने देख के वो अपने आप को रोकना पड़ा हो, ऐसा मोमेंट कभी? बहुत बार आया, और ऐसा ये बहुत नेचुरल चीज़ है, आया बिल्कुल, मेरे को भी आया। और जब हम इतने सारे एक साथ इतने सारे स्ट्रगल्स में से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हम अंदर अंदर भर जाते हैं, क्योंकि हमें सुनने वाला कोई नहीं, हम किसी से बात नहीं कर सकते। और क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, उस वजह से मैं किसी से बात कर भी नहीं पाती थी, नॉट इवन टू माई पेरेंट्स। तो एक ये बहुत बड़ा इशू था, और उसका फिर तरीका सिर्फ यही होता था कि अंदर अपने प्राइवेट प्लेस में जाओ और जाकर अपना जितना रो सकते हो रो लो, और सामने मत आओ किसी के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वीकनेसेस तो हर इंसान में है, बट ये है कि धीरे धीरे उनको कवर किया और आगे बढ़ी। डॉक्टर मुक्ता, हमने देखा है अक्सर, जैसे जब फीमेल अकेली होती हैं आपकी जैसी सिचुएशन में, जिन्होंने अपना फैमिली लॉस किया, एक कोर मेंबर ऑफ फैमिली लॉस किया है, वहाँ पे समाज उसको एक दूसरे तरीके से देखने लगता है, जजमेंट पास करने लगता है, ताने मारने लगता है। इवन कई लोग इमोशनली आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं सेल्फ बेनिफिट के लिए, ये सब चीज़ों की कई बार आपको हेट सहनी पड़ती है। ऐसा कोई मूवमेंट हुआ आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ी हों, और आप कैसे निकले इन सब चीज़ों से बाहर? जी, ये चीज़ें बहुत सारी मेरी भी ज़िंदगी में आई, क्योंकि ये शायद हर लेडी की ज़िंदगी में आती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी इज़, अभी तो इट इज़ वेरी मच चेंज्ड नाउ, लेकिन अगर हम वही 10 साल 2010 की बात करते हैं तो उस टाइम पे बिल्कुल एटमॉस्फेयर ऐसा ही था कि द सिंगल लेडी मीन्स, अगर मैं कहना नहीं चाहूँगी, बट अपरेंटली लगता है सबको कि शी इज़ अवेलेबल। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन मुझे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा। मैंने उन लोगों को बदलते देखा जो इतनी रिस्पेक्ट करते थे एंड जिनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो मेरे से डायरेक्टली बात करें। उन लोगों से भी मैंने ऐसे मैसेजेस मुझे फोन पे आने शुरू हुए, एंड आई ब्लॉक्ड देम, एंड आई रियलाइज्ड कि उस टाइम पे मेरे को ऐसे लगा कि मेल मेंबर, हम कह तो देते हैं कि मेल मेंबर्स नहीं चाहिए, बट जिंदगी में कहीं ना कहीं जो ये पटरी चलती है ना, इसमें एज एन इंडिपेंडेंट वुमेन वी कैन वर्क ऑन, लेकिन ये जरूरी है एक बैलेंस होना। ये बैलेंस शायद भगवान ने जो बनाया है कुछ सोच के ही बनाया है, जो हमारा बैलेंस बना है, तो कहीं ना कहीं एक लेडी को कवर भी करता है सोसाइटी में। बट अगेन फिर धीरे धीरे मैंने इन चीज़ों से सबक लेना शुरू किया कि मैंने लोगों से ट्रस्ट अपना, जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट मेरे को मतलब लगा कि आई शुड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, आई शुड बी थिंकिंग ऑल दिस बाय माय ओन वे। जैसे मैं इसको मतलब मेरा वो ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो गया, और वो ट्रस्ट इश्यूज मुझे आज की डेट में भी हैं। मैं आज की तारीख में भी किसी के ऊपर जल्दी मैं विश्वास कर ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जिंदगी में हुई। तो ऐसा लगता है कि काम अपना 100% हार्डवर्क से करो, ऑनेस्टी से करो, बाकी और कुछ नहीं। बिल्कुल सही डॉक्टर मुक्ता, बिल्कुल सही।
डॉक्टर मुक्ता, हमने देखा है कि जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं, पूरा फैमिली का सपोर्ट होता है, इवन वो लोग भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं अपने कैरियर और इन सब चीज़ों में उलझे रहते हैं और एक गिल्ट फील होता रहता है कि यार एज ए मॉम मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही। बट आपके केस में तो आप ही सब कुछ थी, आप ही फादर का रोल प्ले कर रही थी, मदर का रोल प्ले कर रही थी, और बच्चों के एजुकेशन और उनके एक्सपेंसेस के लिए भी आप खुद ही फाइट कर रही थी। तो आपको कभी लगा कि मेरी खुद की स्ट्रगल डबल हो गई, बच्चों के लिए मैं अपने करियर को सरवाइव कर रही हूँ, या कैसा था वो माहौल? क्या लगता था आपको कि आपको भी गिल्ट फील होता था अंदर से कि बच्चों के लिए टाइम नहीं निकल रहा, ये सब चीज़ें? बिल्कुल होता है जी, शायद ये किसी भी वर्किंग वुमेन के लिए सेम सिचुएशंस रहती हैं जो मेरे लिए थी। तो मेरे लिए थोड़ी डबल हो गई थी अगेन, क्योंकि मुझे एक उनको इमोशनली भी उनको सिक्योर करना था, उनके साथ एज एन फ्रेंडली टाइम भी बिताना था, जो कि मैं कहीं ना कहीं लैक कर रही थी ड्यू टू माई लॉन्ग वर्किंग आवर्स। और जैसे मैंने इनिशियली तो आई वेंट फॉर माई ओन स्कूल और एवरीथिंग, बट स्कूल के बाद भी आई वॉज वर्किंग for the institution, my institution, which was I was doing everything for distance education. I was into the field of distance education. So that field is entirely till evening, and there is no certain time for anything because client doesn't wait for anything. So again the thing is this कि लेकिन इस चीज में मेरा पहले, क्योंकि मैं इनिशियली आई वॉज लिविंग विद माई इन लॉज एट दैट टाइम, तो उन्होंने काफी उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। तो मतलब चिल्ड्रन वर विद देम ओनली, वो उनका ध्यान रखते थे। उनको मेरी मदर इन लॉ शी वाज वेरी मच सपोर्टिव। उन्होंने बहुत मतलब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद भी मुझे इस चीज में बहुत सपोर्ट किया। और कभी मुझे बाहर भी सिटी से जाना पड़ता था, व्हेन आई वेंट फॉर माय ओन रेजिडेंट, तो उसके बाद भी मुझे कभी जाना पड़ता था, दे यूज्ड टू कम एट माय प्लेस, और उन्होंने उनका ध्यान रखा। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम फॉर ऑल दिस, क्योंकि मेरे बच्चे एटलीस्ट बचपन में फिर भी कहीं ना कहीं हर किसी के साथ ही रहे हैं, चाहे मैं नहीं थी कहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन डेफिनेटली उनका देखो जो टाइम उनका मेरे साथ बीतना चाहिए था, तो वो मेरा ही टाइम था, वो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो मैंने भी कहीं ना कहीं उस चीज में कॉम्प्रोमाइजेस मुझे करने पड़े। बट यही होता था कि कोशिश होती थी कि एटलीस्ट वीकेंड्स पे उनको मैं कहीं ना कहीं, या समर हॉलीडेज में मैं हमेशा उनको कहीं ना कहीं अपना 100% टाइम देके उनके साथ मैं टाइम को बिताती थी। वेरी नाइस। तो वो धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, दे अंडरस्टूड ऑल दिस कि हाँ मामा का जो पैटर्न है वो ऐसा है, वर्किंग पैटर्न, दे अंडरस्टूड। डॉक्टर मुक्ता, आप आज एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल रन कर रही हैं, आपके मल्टीपल स्कूल्स हैं और इंस्टीट्यूशन में भी आप जा रही हैं, और आगे भी आप और भी प्लान कर रही हैं इसको एक्सपांड करने का। जब इनिशियली आपने बिजनेस स्टार्ट किया एज ए सिंगल मॉम, क्या लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया? क्या लोग आप पे भरोसा कर पाए क्या? या फिर आपको बार बार अपने आप को प्रूफ करना पड़ा कि आई एम इनफ कैपेबल, कम विद मी, मेरे साथ आओ, मेरे स्कूल पे काम करो, मुझे पेरेंटिंग का मौका दो? ऐसा हुआ आपके साथ? जी, अगेन हम अगर बात करते हैं इस चीज़ की, तो मैं बाय गॉड्स ग्रेस इस चीज़ में बहुत ग्रेस्ड हूँ, ब्लेस्ड हूँ, ग्रेस रही भगवान की मेरे ऊपर कि मेरे को इन चीज़ों से निकलना ज़्यादा नहीं पड़ा। बिकॉज कहीं ना कहीं आई वर्कड वेरी ऑनेस्टली, डेडिकेटेडली। मैं अगर किसी पेरेंट को कुछ समझाती थी तो उनको समझ आता था। हम कह सकते हैं कि शायद किसी इंसान का ऑरा ऐसा होता है, लोग उस पर ट्रस्ट करना चाहते हैं। तो आई हैव डन माई डॉक्टरेट, ठीक है, तो उससे पहले आई हैव डन माई बीएड, आई हैव डन माई एमएड। तो वो सारा एजुकेशन का जो फील्ड है वो कहीं ना कहीं हम दूसरे इंसान को जब कन्विंस करते हैं या पेरेंट को कन्विंस करते हैं विद आवर ओन एक्सपीरियंसेस और अपनी एजुकेशन के बेस पे, डेफिनेटली वो सामने वाला उसको समझता है। एक अच्छा एजुकेटेड पेरेंट है वो उस चीज को समझ पाता है। तो लोगों ने ट्रस्ट किया डेफिनेटली, और मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने शुरुआत में फर्स्ट मेरा जो सेशन था वो शायद आई स्टार्टेड विद 9 स्टूडेंट्स, एंड विद द सेम ईयर द नंबर वाज विद लाइक 90 स्टूडेंट्स, सो इट वाज अ गुड वन। तो मुझे ज्यादा इसमें मुझे चीजें फेस नहीं करनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि Almighty is always in like on our side when we are doing it dedicated। बिल्कुल सही कहा। तो भगवान हमारे रास्ते कहीं ना कहीं खोल देता है, बता देता है हमें कि यहाँ चलो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर मुक्ता, आप
के स्कूल्स जो हैं वो किंडरगार्टन से लेके प्राइमरी लेवल तक हैं, आप काफ़ी पेरेंट्स से डेली बेसिस पे मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के लिए फाउंडेशन में, उसकी फाउंडेशन बनाने में, बिल्ड करने में क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, या उनको क्या एडवाइस करना चाहिए? देखिए, अगर हम इस चीज़ को बात करेंगे तो ये चैप्टर तो बहुत लंबा है, लेकिन हम इसमें शॉर्ट में 3 से 4 चीज़ें जो मेनली हैं, जो मुझे आजकल समझ में आ रही हैं कि पेरेंट्स आर वेरी मच ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट देयर चिल्ड्रन। अच्छा। और वो ओवर प्रोटेक्टिवनेस अच्छी है, लेकिन नॉट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आप उनको कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल लूज करवा रहे हो, आप उनको इंडिपेंडेंट बनने से रोक रहे हो। सी, अगर आप टीचर को आकर कहते हो कि बच्चा यहाँ, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बच्चा घर में भी गिरता है कहीं ना कहीं, बच्चा चलते चलते सड़क पे भी गिर जाता है, बिल्कुल सही, आपकी फिंगर पकड़ के पेरेंट्स की फिर भी गिर जाता है, बिल्कुल सही। अगर वो स्कूल में गिर जाता है तो वो पेरेंट आके पूछता है कि बच्चा क्यों गिरा। आप उसको ओवर प्रोटेक्ट करके एक तो टीचर का मोरल डाउन कर रहे हो। शी शुड बी मोर सिक्योर ऑलवेज, डेफिनेटली, एंड वी वर्क ऑन दिस कि बच्चा हमेशा, बच्चे के सेफ्टी मेजर्स जो हैं हमेशा हाई एंड रहे, बट समहाउ अगेन सामने वाला भी इंसान है और बच्चे बहुत ज्यादा नॉटी हैं, सो फॉलिंग डाउन इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमें ऐसा याद आता है कि हमारा जो बचपन था ना, इट वाज वेरी गुड। ठीक है, हम बचपन में शायद हम लोगों को गिरने का कुछ नहीं पता था, गिरे तो गिरे और उठे, और हमें नहीं पता था कि हम इतना दौड़ते भागते थे, और हमारी जो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम था, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था। आज के बच्चों का नहीं है। वो 2 मिनट में इन्फेक्शंस ले लेते हैं, 2 मिनट में पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं, ये दिस इज नॉट राइट, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जिनसे उनको लगता है। कई बार तो ऐसी मेरे को मतलब प्रॉब्लम्स में देखती हूँ कि वन द मैट इज देयर, द क्लीन मैट, नीट एंड क्लीन करके हम मैट्स, मतलब मैटिंग हुई है, एंड चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन दैट टू सी, टू वॉच समथिंग, फॉर एग्जाम्पल पपेट शो या वट एवर इट इज, फॉर द playing for the learning with play. तो पेरेंट्स आके क्वेश्चन करते हैं, why they are sitting on floor? So this is really, I feel bad about this. पेरेंट्स को थोड़ा सा अपना इस चीज से ओवरकम करना पड़ेगा अपने आप को, कि बच्चे जो हैं वो रफ एंड टफ होके हमेशा ज्यादा लर्न करेंगे। अगर आप इतनी रिस्ट्रिक्शंस रखोगे, they won't be able to learn anything, and उनका इम्यून जो है वो ऐसे ही गड़बड़ होता जाएगा हमेशा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनी चाइल्ड। दिस इज अगेन, हर बच्चा अपने अपने लेवल का है, हर बच्चे का जो माइंड है, आईक्यू लेवल है, वो डिफरेंट है। हर बच्चा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई बिलीव कि एक बच्चा अगर पढ़ाई में एक्सेल नहीं कर रहा ना, तो वो कहीं ना कहीं किसी और चीज में जाएगा। He is perfect into that. लेकिन हम वो पहचानने की जरूरत है हमें, और उसके लिए हमें टाइम देने की जरूरत है, which parents do not have the time, the main thing, right? बिल्कुल सही। और वो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, and they give mobiles, they give them the screen time, lots of screen time घर पे अभी भी, though they don't want to, but they don't have any options. If they are keeping the maids, so maids are doing the same thing for them. Again, if they are not at home, the grandparents are there. Again, grandparents are easy and convenient with this thing. The child is on phone, child is on screen. So these are the bit, and वो screen से वो कुछ, आजकल मैं ये देखती हूँ कि कार्टून्स भी, इवन कार्टून्स हैं या स्टोरीज हैं या whatever children are looking at, या गेम्स, वो कोई इजी गेम्स नहीं है। उन चीजों में भी कहीं ना कहीं गंदगी है, अब्यूज है। बिल्कुल सही। बच्चे उन चीजों से कितना कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो वर्ड सीख रहे हैं जो हमने शायद कभी सुने भी नहीं है। सो दिस इज देयर अगेन, द शेयरिंग हैबिट। पीपल, मैं पेरेंट्स से सुनती हूँ कि बच्चा ये लेके आया था, उसको नहीं मिला, क्योंकि हम शेयर करवाते हैं चीजें ताकि बच्चों में शेयरिंग की हैबिट आए। क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में सिर्फ एक बच्चा, जनरली लोगों के पास एक बच्चा है, ठीक है, और वो वन चाइल्ड इज नॉट एबल टू शेयर एनीथिंग विद एनीवन, नॉट इवन हिज इमोशनल बॉन्डिंग्स। उसकी बॉन्डिंग्स ही नहीं है कहीं पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसको बात करने के लिए उसके पास कोई नहीं है। बच्चों की स्पीच थेरेपीज क्यों करवानी पड़ रही हैं? हमारे टाइम में तो नहीं इतनी करवानी पड़ती थी। हम लोग तो किसी को कोई डॉक्टर्स नहीं थे स्पीच थेरेपी से। मुझे लगता है कि ऐसा वंस अ वाइल कभी होता होगा। अभी एवरी थर्ड चाइल्ड इज गोइंग फॉर द स्पीच थेरेपी। व्हाई?
Why? Because they don't have anyone to talk at home. बिल्कुल सही कह रहे उनके पास बात करने के लिए नहीं है। पहले दादा दादी साथ होते थे, वो बातें करते थे, कहानियां सुनाते थे, बच्चे उनसे कम्युनिकेट करते थे। आज की डेट में बच्चे जो है, बच्चों को नीचे ले जाने का, खेलने के लिए नीचे ले जाने का पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है, तो बच्चे आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हम लोग सिर्फ मिलते कैसे हैं? वीकेंड्स पे लोगों को, ठीक है, वो भी एक बड़ों की पार्टीज होती है जिसमें कि बच्चे इन्वॉल्व भी नहीं होते। So young parents are there, they do have their lives. Again the thing is this कि बच्चों के पास बच्चों का क्या करें? नहीं, सही कह रहे हैं, ठीक है। तो स्पीच थेरेपीज भी इसीलिए ज्यादा आ रही हैं, ऑटिज्म भी इसीलिए आ रहे हैं, बिकॉज बच्चों के पास कम्युनिकेट करने का कोई साधन ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। So ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये बहुत लंबी लाइन है अगर हम बात करेंगे तो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर मुक्ता, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे आप एक एजुकेटर हैं, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल रन कर रहे हैं, आपने अक्सर अभी आज की डेट में अगर देखें हम, तो एक पेरेंट जो है उसके माइंड में ये रहता है कि जब भी वो स्कूल चूज करता है अपने बच्चे के लिए, तो वो एक अच्छी बिल्डिंग देखता है कि हाँ बड़ी बिल्डिंग है, होर्डिंग्स लगी हैं बड़ी और एसी चल रहा है, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में होती हैं स्कूल चूज करते समय। बट अगर हम प्रैक्टिकली उसको रियल लाइफ में देखें, रियलिटी देखें, तो कुछ और है स्कूल जो एक पेरेंट्स को पता नहीं है। तो आप कैसे उनको बताएंगे कि एक अच्छे स्कूल का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं वो अपने बच्चे के लिए? देखो, सबसे पहले मुझे लगता है स्कूल बिजनेस जो है वो हम जब रन करते हैं तो सबसे पहले हमारी मार्केट में जो माउथ वर्ड होता है ना, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन चूज योर स्कूल। जब आप किसी बच्चे का, ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोस में नेबर का बच्चा यहाँ जा रहा है तो आप वहां डाल दो, नहीं, आप उस नेबर से बात करो कि आपका बच्चा क्या क्या स्कूल में फेस कर रहा है, ठीक है। आप उस बच्चे के कम्युनिकेशंस को देखो, कैसे कम्युनिकेट करता है वो, सोसाइटी में कैसे बिहेव कर रहा है आज तक, तो आपको यू विल कम टू नो कि उसको वो क्या, व्हाट ही इज टेकिंग फ्रॉम हिज स्कूल, बिल्कुल अपार्ट फ्रॉम उसके घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि घर का एटमॉस्फेयर भी उतना ही काउंट करता है जितना स्कूल का। बिल्कुल सही है। अगेन यू नीड टू चेक द क्वालिफिकेशंस, यू नीड टू चेक द बैकग्राउंड ऑफ द स्कूल, कि उसकी जो मैनेजमेंट है क्या वो सिर्फ इसको बिजनेस के लिए कर रही है, या उसमें एजुकेशनिस्ट बैठे हैं जिनका विजन डिफरेंट है। बिल्कुल सही। दैट यू हैव टू चेक जब भी आप किसी स्कूल को ऑप्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कि लोगों ने इसको सिर्फ बिजनेस मॉड्यूल बनाया हुआ है। जस्ट व्हाई दे आर पुटिंग lakhs crores on that, फैसिलिटीज दे रहे हैं, दैट इज ओके, आई डू बिलीव कि फैसिलिटीज देनी चाहिए, बट अगेन ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन नॉट चूज योर चाइल्ड स्कूल। आपको बहुत कुछ देखना है, आपको उसके, अगर आप हाई स्कूल की बात करते हैं तो यू हैव टू चेक देयर, जितना उनका एनुअल, जो भी उनके हर साल उनके पास आउट्स निकल रहे हैं, वो कितने पास आउट निकल रहे हैं, जिनकी हाई परसेंटेज है, जिनका ओवरऑल उनका स्पोर्ट्स में क्या रहा है अभी तक, ठीक है। पढ़ाई तो सभी करवा लेते हैं, देखो एक ना एक दिन हर बच्चे ने ग्रेजुएट हो जाना है और हर बच्चे ने पढ़ लेना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम आज के सिनेरियो की बात करते हैं, मैं आज की बात करती हूँ, तो आज हम देखेंगे ना तो स्किल बेस्ड इज एवरीवेयर, ठीक है। एजुकेशन है, एक मार्क है एजुकेशन, यू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द एजुकेशन, बट अगेन स्किल इज एवरीवेयर। तो आप मुझे ये बताओ कि आप एक बच्चे को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देके क्या ही करोगे जहाँ पे आपको उसको स्किल बेस्ड वो बन ही ना पाए। बिल्कुल सही, ठीक है। तो प्रैक्टिकल education with the playway methods for the playway schools, and for the high schools it should always be practical। इनको जितना हम एक्सपोजर देते हैं, जितना बच्चे एक्सपोजर में काम कर रहे हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में काम करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में हम क्यों एजुकेशन इस वजह से अच्छी है, बिकॉज थेरेटिकल कम है, थेरेटिकल कम है, बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है, विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। एक पर्सन को एक अच्छा ह्यूमन बनने के लिए, एक बच्चे को, उसको सिर्फ क्या चाहिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छी लर्निंग और उसकी स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम लोग एम्फसाइज कर रहे हैं कि बिल्डिंग बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसीज लगे हैं, भाई एसीज इज, अब मैं आपको एक सिंपल एक चीज बताती हूँ, जितने कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्वेंट स्कूल्स, क्योंकि हम मानते हैं कि स्टडीज अच्छी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी स्टडीज 100% अच्छी हैं, क्योंकि मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि शायद मेरे भी बच्चे वहीं पढ़े हैं, तो मैंने भी चीजों को देखा है। वहां पे कोई एसी क्लासरूम्स नहीं होते,
ठीक है, फीसिस भी नॉमिनल होती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी या कुछ नहीं, लेकिन कॉन्वेंट्स में एडमिशन नहीं मिलती। हाँ, दे बिल्कुल हैव सही। लिमिटेड सीट्स। क्यों लिमिटेड सीट्स हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उनके पास इंफ्रा है, फीसिस नहीं है। स्मार्ट क्लासरूम है, बट उतने ही टीचर्स भी कैपेबल हैं जो स्मार्ट क्लासरूम को उनको बता सके कि व्हाट इज गोइंग ऑन। उतना ही विजन भी है कहीं ना कहीं क्लासेस का। सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। आप विजन और उनकी बैकग्राउंड हमेशा चेक करो कि क्या, किसने स्कूल खोला हुआ है। दिस इज मच इम्पोर्टेंट। मैम, आप एक एजुकेटर भी हैं और एक पेरेंट्स भी हैं, मॉम हैं आप, तो ऐसी कौन सी हैबिट है, आप भी डेली पेरेंट्स से मिलते हैं, जो आपको लगता है कि एक बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है, या मैं ये कहूँ दूसरे टर्म में कि पेरेंट्स की कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा डरावनी होती है एक एजुकेटर के लिए और उनके बच्चों के लिए? सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने अपना बचपन जिया है, हमारे टाइम में इतना एक्सपोजर नहीं था इस लेवल का। हमें ऐसा लगता था कि जो हमारी टीचर है ना, दैट इज गॉड। हाँ, बिल्कुल सही कह हमें रहे हैं। ऐसा लगता था कि हम अपने पेरेंट्स को नेग्लेक्ट कर देते थे। हम कहते थे नहीं, जो हमारी टीचर ने बोला है ना, हाँ, दैट इज राइट। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी बहुत अलग था उस टाइम पे। उनको लगता था कि फाइन, द चाइल्ड इज ओके, अगर वो अपनी टीचर से इतना प्यार करता है तो ठीक है। बिल्कुल सही है। बट आज के पेरेंट में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली तो मतलब मैं इसको थोड़ा आउट ऑफ द वे भी लेके जा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले तो ये कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो पॉइंट आउट नहीं करें टीचर्स को बहुत ज़्यादा। हाँ, वो जितना पॉइंट आउट करते हैं वो कई बार अपने बच्चों के सामने भी करते हैं। ओह, तो जब आप किसी बच्चे के सामने अपने पेरेंट, अपनी टीचर को उसकी पॉइंट आउट करोगे, आप बिल्कुल। खुद उसके बारे में रबिश बात करोगे, तो बच्चा कैसे उसको रिस्पेक्ट देगा। रिस्पेक्ट करेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, सबसे पहली बात। बिल्कुल दूसरी बात, आज मीडिया का टाइम है, डिजिटल कवरेज इज ऑलवेज देयर। सबसे बड़ा डर पेरेंट्स डालते हैं, आते ही कुछ भी हो जाए, छोटा सा इशू हम मीडिया में दे देंगे, ओह, हम न्यूज़पेपर ले आएंगे, हम यहाँ पे रिपोर्टर्स को ले आएंगे, ओह, विच इज एंटायरली रॉन्ग। बिल्कुल सही कह रहे आप ये देखिए कि एजुकेशन से दुनिया है, मैं ऐसा मानती हूँ कि एजुकेशन से दुनिया है। हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। पैसा एजुकेशन से कहीं ना कहीं उसके बाद आता है। अगर हम उनकी बात करें कि वो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जनरेशन से चला आ रहा है, उसको छोड़ दें, तो एक एजुकेशन आपका विजन बनाती है, आपका माइंडसेट बनाती है, कहीं ना कहीं आपको दो लोगों से बात करना सिखाती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशंस तो ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर एनी बिजनेस, फॉर एनी मॉड्यूल। तो आप उस चीज को रोक रहे हैं कहीं ना कहीं। पेरेंट ऐसी बात करके अपने बच्चे के रास्ते में कांटे खुद बिछा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो बच्चा ये सीख रहा है कि आई एम द वन हु इज रनिंग दिस इंस्टीट्यूट। हाँ, मैं नहीं होऊंगा तो, या मेरे पेरेंट्स आके कुछ भी कह देंगे तो ये सब डर जाएंगे। हाँ, विच इज नॉट राइट, which is not right. विच इज नॉट राइट। टीचर जो है, टीचर गुरु, ठीक है, गुरु का जो दर्जा है वो बहुत ऊपर है। सही बात। अनफॉर्चुनेटली ना, आज की सोसाइटी में गुरु को, टीचर्स को बहुत नीचे रैंक पे करा गया, विच इज रॉन्ग। वो True. टीचर्स अपना 100% अपना सब निकाल के उस बच्चे को दे रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल ठीक सही है, है। आपके बच्चे को स्टैंड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हर चीज से ऊपर टीचर का दर्जा होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सिर्फ टीचर्स डे मनाने से और फ्लावर्स भेजने से और कार्ड्स देने से टीचर की रिस्पेक्ट नहीं होती। ओवरऑल इट इज रिक्वायर्ड। 100%, 100%। डॉक्टर मुक्ता, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे फीमेल्स हैं, एजुकेटेड हैं, कुछ करना चाहती हैं लाइफ में बड़ा। आज की स्टोरी, आज की जो हमारी टॉक है, शायद वो उनको इंस्पिरेशन भी देगी। लेकिन मैं स्पेशली आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारी वुमेन्स हैं, एजुकेटेड हैं, घर पे बैठी हुई हैं, कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं सकती, हिम्मत नहीं होती अंदर से, या सेल्फ बिलीव नहीं है। आप उन सब के लिए रोल मॉडल हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? क्या वो करें ऐसा कि कहीं ना कहीं जाके वो भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएं? देखिए गिरीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हर औरत के अंदर
या हर ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिव चीज जरूर होती है या कोई ना कोई स्किल ऐसी जरूर होती है जिसको वो एनहांस कर सकता है। ओह। अगर नहीं भी है ना तो आप उस चीज को फाइंड आउट करो। ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल चला रही हूँ या मैं इंस्टीट्यूशन चला रही हूँ तो सामने वाली जो लेडी फ्री बैठी है उसको भी इंस्टीट्यूट और स्कूल ही चलाना है। इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड टू फाइंड आउट योर ओन स्किल। आपकी परफेक्शन किसमें है? सही बात। वो परफेक्शन आपकी खाना बनाने में भी हो सकती है, बिल्कुल सही। वो परफेक्शन आपकी कपड़े सिलने में भी हो सकती है, वो परफेक्शन आपकी डिजाइनिंग में भी हो सकती है, इंटीरियर्स में भी हो सकती है। आप अपने घर को इतना अच्छा बनाते हो, आपको कलर्स की चॉइस पता है, यू नीड टू थिंक आप क्या कर रहे हो, जो आप कर रहे हो क्या आप इसको प्रोफेशनली उस चीज में ले जा सकते हो। बिल्कुल सही है। अगेन द फाइनेंसेस, when it come to finance, there are so many government loans are available right now, MSME loans available हैं। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है छोटे जो बिजनेसेस हैं उनको एनहांस करने के लिए। और अगर वो भी नहीं है तो यू कैन स्टार्ट योर वर्क। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम की इतनी ऑप्शंस हैं, यू कैन डू योर फ्रीलांसिंग। ठीक है, डिजिटल मीडिया ने इतना सारा इसको इन चीजों को एनहांस कर दिया है कि एवरीबडी कैन डू इट। मतलब इन्फ्लुएंसर्स क्या थे? कुछ भी नहीं पहले क्या था इन्फ्लुएंसर्स? सही बात है, सही बात। तो वो एक बिजनेस बन चुका है। सही बात है। तो एवरीबडी हैज टू फाइंड आउट कि उसके अंदर किस चीज की एनर्जी है और किस चीज में वो सक्सेसफुल हो सकता है। हौसला मत छोड़ो, कोई भी हौसला छोड़ने की जरूरत नहीं है। एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। और अपने काम को ना बस हार्ड वर्क से करो और डेडिकेशन से करो और फोकस लेके चलो कि ये करना है तो करना है। बस दिस इज माई एडवाइस टू एवरीवन। गुड, वेरी गुड। डॉक्टर मुक्ता, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है। आप सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल रन कर रही हैं, आपके स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर मैं आपसे एडवाइस लूं कि अगर किसी को खुद का स्कूल खोलना हो, प्राइमरी लेवल का ही बेसिक, जी राइट, तो किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या बेसिक इन्वेस्टमेंट उसमें लगती है? सर देखिए ना, पहले अगर हम बात करें ना, आज से आप मेरे से बात करते अगर 1 year बैक, ठीक है, सो देयर वाज ओनली लैंड रिक्वायर्ड। मतलब मैं कहती हूँ कि एक छोटे घर में भी लोगों ने स्कूल खोले हुए हैं। बिल्कुल, ठीक है। बट अगेन इट कम्स टू द द क्वालिटी यू गिव। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने की आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे ऑलरेडी दे आर लिविंग इन फ्लैट्स। बच्चे ऑलरेडी एक कम्पैक्ट एनवायरनमेंट में घर पे रह रहे हैं। आपको उनको वो एनवायरनमेंट देना जिसमें आके वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, ठीक है, उनको कुछ आउटडोर मिल सके। तो कहने का मतलब ये है कि प्री स्कूल की पहले रिक्वायरमेंट्स बहुत कम थी। अभी ड्यू टू गवर्नमेंट स्ट्रिक्टनेस इस साल से गवर्नमेंट ने प्री स्कूल्स को अपने अंदर एक्रीडेटेड कर लिया है। दे हैव रजिस्टर्ड द प्री स्कूल्स अंडर देम विद स्पेसिफिक कंडीशंस। अच्छा, ठीक है, स्पेस कंडीशन और बहुत सारी ऐसी जैसे फायर का है या एनओसीज फ्रॉम सर्टेन डिफरेंट areas, NOCs required है, everything, and it's good। मुझे ये लगता है कि this is good for them जो एक्चुअली क्वालिटी का वर्क कर रहे हैं। और जो सिर्फ 2 कमरों में स्कूल खोल के बैठे हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर द चिल्ड्रन, दैट इज नॉट गुड फॉर द पेरेंट्स, नॉट गुड फॉर एनीवन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक स्पेस, प्रॉपर एरिया, प्रॉपर फैसिलिटी, एवरीथिंग शुड बी देयर। और ये करने में आप मान के चलो कि आप मिनिमम का कोई वो नहीं है। मैंने अगेन बोला 2 कमरों से भी खुलती है चीज, लेकिन आप क्वालिटी नहीं दे पाओगे तो आपको कम से कम 25 से 30 लाख स्टार्टिंग में आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए चाहिए। अगर आपको सक्सेस होना है इस बिजनेस में। लेकिन आप इस चीज से ये है कि आपका मॉडल अगर अच्छा हो, आप अगर अच्छा वर्क कर रहे हो, आप 100% बच्चों के पेरेंट्स की उम्मीदों पे आप खरे उतर रहे हो और सब अच्छा कर रहे हो, तो उस केस में आप अपना बिजनेस का जो रूटीन है उसको भी, वो जो एक्सपेंस आपने किया वो आप जल्दी कवर कर लोगे। सो अगेन प्रॉफिट के साथ साथ यू आर गिविंग एजुकेशन टू एवरीवन। तो हमारा ये ब्रेड एंड बटर भी है, तो मैं इस चीज से तो कभी मना ही नहीं करूंगी कि दिस इज नॉट द बिजनेस मॉडल, इट इज। Dr. Mukta, thank you so much for coming here and talking with me. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.